Hello everyone, welcome to in this session. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. तो साथियों, जो अगस्त माह में आए हुए इंटरनेशनल रिलेशन के जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आइटम्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर विजन आईएएस की मैगजीन के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है भारतीय डायस्पोरा, इससे जुड़े जुड़े इसमें और कौन सी कैटेगरी हैं और क्या स्कीम्स वगैरह हैं जो उनको भारत से कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट की गई हैं या उनकी हेल्प के लिए कौन से पोर्टल स्टार्ट किए हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। फिर अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके संरक्षण के लिए वहाँ पर जो संधियाँ और कन्वेंशन हैं उनको वास्तव में इफेक्टिव बनाने के लिए लास्ट ईयर भारतीय संसद ने भारतीय अंटार्कटिक कानून बनाया है, तो उसके प्रोविजंस को देखेंगे, साथ ही उन संधियों और सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। फिर अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है जो कि दुर्लभ जो खनिज हैं उनकी आपूर्ति उनके डेवलपमेंट से संबंधित है, तो अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दुर्लभ खनिज क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं वगैरह हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से बड़े आपूर्तिकर्ता वगैरह हैं और भारत उनको लेके क्या कर रहा। तो ये जो प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन हम उसको देखेंगे। कॉमन सिक्योरिटी यानी कि साझी सुरक्षा का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा जो न्यूज़ आइटम है वो है परमाणु अप्रसार संधि और इससे संबंधित जो और भी संधियां हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उनके बारे में हम देखेंगे। जो 2.6 में छठवां जो हमारा न्यूज आइटम है सार्क, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स से काम की है। हालांकि ये जो संगठन है अभी 5-6 साल से जो है ठंडे बस्ते में डला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे ना होने की वजह से। फिर चाइना का एक और ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क है जो नेपाल को कनेक्ट करता है, और चाइना इसके माध्यम से एक यहाँ पर हिमालयन क्वाड बनाने का कॉन्सेप्ट की कुछ बात यहाँ पर हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में देखेंगे। चीन ताइवान का मुद्दा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर क्षेत्रीय व्यापार को और पूर्वोत्तर में विकास के लिए बहुत सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं। कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनके साथ हमने कुछ परियोजनाओं की नींव रखी है या उनकी परिकल्पना करी है, तो उसके बारे में देखेंगे। और चाबहार पोर्ट जो कि INSTC का एक हिस्सा है, इन सब के बारे में। फिर कुछ और आर्टिकल्स हैं जो संक्षिप्त ब्रीफ में दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये वाला आर्टिकल है, इसका न्यूज़ ये है कि भाई भारतीय संसदीय समिति ने भारतीय डायस्पोरा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसी संदर्भ में ये न्यूज़ आइटम यहाँ पर आया हुआ है। तो हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारतीय डायस्पोरा जो है ऐसे लोग, किन लोगों को शामिल करता है, तो ऐसे लोग जो या कि भारतीय मूल के हैं या वर्तमान में भारत के हैं और भारत से बाहर स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, वो भारतीय डायस्पोरा में आ जाते हैं। बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी में लोग शामिल होते हैं। अनिवासी भारतीय NRI यानी कि जो जिनके पास भारत की सिटीजनशिप है और वो किसी जॉब वगैरह के पर्पज़ से परमानेंटली या टेम्परेली जो भारत ये बाहर रह रहे हैं, जो लोग जैसे कि हमारे यहाँ से अमेरिका वगैरह में, UK वगैरह में जॉब करने के लिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है एक भारतीय मूल के व्यक्ति PIO जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और तीसरी है प्रवासी भारतीय नागरिक। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वैसे कि ये जो PIO और OCI कैटेगरी है, इन दोनों को मिला के अब OCI में ही शामिल कर दिया गया है। ये इनमें दोनों में एक मुख्य अंतर ये है कि ये भी भारतीय मूल के हैं, तो दोनों भारतीय मूल के नागरिक ही, लेकिन जो प्रवासी भारतीय नागरिक है उनके बारे में कुछ ऐसी कंडीशन लगाई गई हैं कि जिनका पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत सरकार कुछ और भी देशों की सूची देती है उनसे कुछ संबंध है, उनको इस कैटेगरी से हटाया जाएगा। लास्ट ईयर के व्यक्ति जो UK में रहते हैं उनका भारतीय पाकिस्तान मूल के होने के ऊपर भी उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको OCI कार्ड उनका जो है छीन लिया गया था। अब इनका पर्पज़ ये होता है कि ये भारतीय मूल के लोग हैं, यहाँ पर आके ये कुछ टाइम तक रह सकते हैं, उद्योग वगैरह कर सकते हैं, प्रॉपरली काम कर सकते हैं। हालांकि ये जो भी दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं यहाँ पर आके ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं जैसे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति है, वो नहीं बन सकते हैं, सार्वजनिक जो नौकरियां हैं उनमें दावा नहीं कर सकते हैं, कुछ और भी कंडीशन लगाई गई हैं। PIO जो कार्ड होता था इसमें ये था कि ये पहले कि कोई किसी व्यक्ति को अगर ये वाला कार्ड मिला हुआ है तो उसको 15 साल के लिए यहाँ पर वो आ जाके अपनी गतिविधियाँ पूरी कर सकता था, और OCI में लाइफ टाइम था। अब इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग लक्ष्मीकांत में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा सकता है। फिर आगे बढ़ें, देखिए मेंस के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये जो साइड में इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हम मेंस के टाइम पर देखेंगे। अगर दुनिया भर में थोड़ा सा फैक्चुअल बात करें कि जितने भी प्रवासी किसी और देश से जो लोग हैं या किसी और देश के मूल वहाँ के ओरिजिन के लोग हैं, किसी और देश में रह रहे हैं, तो उनमें भारतीय जो लोगों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और इसकी वजह से ही
जो हमारे यहाँ पर जो वो लोग कमा के वहाँ से पैसा भेजते हैं, इसको हम रेमिटेंस कह देते हैं हिंदी में, विप्रेषण, ये भी सबसे ज़्यादा है। 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि जो है हमारे यहाँ पर रेमिटेंस के तौर पर आई। कुछ एक और शब्द होता है, क्वेश्चन में पूछा सकता है कि भाई गिरमिटिया शब्द न्यूज़ में रहता, तो ये क्या है? तो अभी गिरमिटियाज देश या गिरमिटिया कौन कहलाते हैं? वो जो लोग भी जो ब्रिटिश काल में जब हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक शासन चल रहा था, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स उनको ले गए थे दूसरे देशों में, जैसे कि फिजी है, मॉरिशस है, जमैका है, साउथ अफ्रीका, गुआना, सूरीनाम, वहाँ पर ले गए थे। और इनका उद्देश्य वहाँ पे बागान श्रमिकों के तौर पे ले गए थे, सस्ते श्रमिकों के तौर पे। तो वो गिरमिटियाज कहलाते थे, और जिन देशों में ले गए थे उनको गिरमिटियाज देश कहा जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो उस टाइम पे गए थे। उसके बाद एक दूसरा राउंड है कि आज़ादी के बाद, जैसे कि वेस्ट एशिया में जब वहाँ पर ऑयल की खोज होना चालू हुई और पेट्रोलियम का निर्यात चालू हुआ, तो बहुत सारे लोग लेबर के तौर पे गए। एक और हमारे यहाँ पर जो माइग्रेंट की कैटेगरीज है या डायस्पोरा की कैटेगरीज है, वो काफ़ी स्किल्ड है, जो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूएस में, वहाँ पर पहले पढ़ने के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं। तो एक कैटेगरी ये है जो काफ़ी हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो ये सब मेंस के मुद्दे हम देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए ये काम की थी। अब भारत सरकार ने क्या है, इनके महत्व को समझते हुए कुछ योजनाएं चालू की, हम उनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे कि ये सोशलकारी कफाला सिस्टम के बारे में है कि कफाला श्रम प्रणाली न्यूज़ में रहती है, किससे संबंधित है या क्या चीज़ है। तो यहाँ से जो सऊदी अरेबिया या पश्चिमी एशिया में जो लोग जाते थे काम करने, तो वहाँ पे क्या था, जो भी वहाँ पे जॉब देने वाला नियुक्त था, उसके साथ जो भी व्यक्ति यहाँ से गया तो उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता था, और उसके अकॉर्डिंग उनको निश्चित समय के लिए वहीं पर ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो हालांकि सऊदी अरेबिया ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। इसके बाद अब आगे बढ़ें तो कुछ अगर हम योजनाओं की बात करें या सरकार के इनिशिएटिव की बात करें कि सरकार ने क्या क्या किया हुआ है, तो 2015 में क्या था कि जो प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय था, उसको विदेश मंत्रालय के अंदर मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ताकि उनके मुद्दों को जो है बिल्कुल त्वरित निराकरण हो सके। इसके लिए काम किया गया है। फिर हम प्रवासी भारतीय दिवस प्रॉपरली मनाते ही हैं। उसके बाद कुछ योजनाओं की बात करी गई है, तो ये कार्यक्रम की जो लिस्ट दी गई है वो पूछे यहाँ पर, ये योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं। जैसे कि प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि मदद पोर्टल है, मदद पोर्टल किसके लिए है, तो प्रवासियों के लिए है, डायस्पोरा के लिए है, उनकी सुविधाओं के लिए है। ई माइग्रेट पोर्टल है। फिर भारतीय समुदाय कल्याण निधि का प्रोविज़न किया गया है, प्रवासी भारतीयों के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। अगर मेंस वगैरह में लिखने के लिए भी हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पर ये उपयोग कर लेंगे। बाकी कुछ और स्कीम्स की अगर हम बात करें, तो देखिए जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, अब जो हाईली स्किल्ड लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं या बाहर उनने हायर एजुकेशन में पढ़ाई करी है, वहाँ पर वो अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो फिर से हमारे इंडियन जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनके साथ कोलेबोरेशन करें अच्छे से, और हमारे यहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो अच्छा खासा। तो उसके लिए एक वज्रा स्कीम चलाई है हमने, एक प्रभास एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, और एक ये वैभव जो है समिट आयोजित किया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग के संबंधित ये किससे संबंधित हैं, तो ये जो डायस्पोरा है उनको भारत से कनेक्ट करने के लिए है, और साइंटिफिक फील्ड में एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित है, एकेडमिक कोलेब्रेशन संबंधित। अब अगर हाँ एक चीज़ और आ जाती है, कोविड के टाइम पे स्वदेश पोर्टल बनाया गया था कि जो लोग भी विदेशों से भारत आए तो उनके लिए क्या संभावना है, उनकी स्किल्स के अनुसार कुछ काम मिल सके, उसके लिए एक स्वदेश पोर्टल बनाया गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में। देखिए यहाँ पर न्यूज़ ये है कि भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 जो है अधिनियमित किया गया है, यानी कि उसको पारित कर दिया गया है और अब वो एक कानून बन गया है। तो यहाँ पर जो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ अगर आपने पॉलिटी पढ़ी ये समझिए, तो एक प्रोविजन है, संसद के पास एक प्रावधान होता है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का, कि वो भारत का जो भी क्षेत्र है, भारत के जो राज्य हैं, यूटी है, वहाँ पर के लिए तो कानून बना ही सकती है। दूसरा, भारत के जो नागरिक हैं उनसे संबंधित और उनकी प्रॉपर्टी संबंधित विश्व में वो कहीं पर भी हो, उनके लिए भी कानून बना सकती है। तो उसी से संबंधित क्या है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, कोई भी संधि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाना होता है। क्योंकि अगर किसी कन्वेंशन में ये मान लो निर्धारित किया गया कि भाई अंटार्कटिका में वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है, कोई कन्वेंशन हमने बनाई है जिसका उद्देश्य ये है कि यहाँ की समुद्री पारितंत्र की रक्षा करनी है, ताकि यहाँ पर जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन में हमको सहायता मिले। अब कोई व्यक्ति जाता है वहाँ पर कुछ गलत करके आ जाता है, हमारे भारतीय व्यक्ति कोई जाता है कुछ ऐसी गतिविधि करता है या कोई
वहाँ पर वो अपने लेवल पर कोई प्रोजेक्ट ले जाता है, कोई मिशन ले जाता है, वो कुछ बड़ा लॉस कर देता है, तो अब उसको सज़ा कैसे मिलेगी? उसमें तो प्रॉपरली होगा नहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, तो वो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमको कानून बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके लिए ये सज़ा होगी। तो इसी के लिए अंटार्कटिक संधि जो है और अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन है, और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर जो प्रोटोकॉल है, इनको प्रभावी बनाने के लिए पारिस्थितिक और अंटार्कटिक पर्यावरण और इस पर आश्रित संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए ये कानून लेके आया गया है। तो सबसे पहले हम इसके कन्वेंशन और संधि की बात करते हैं। अब अंटार्कटिक संधि की अगर हम बात करें तो 1959 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। शुरुआत में 12 सदस्य थे, फिर 1961 में लागू हुई। अब देखिए प्रीलिम्स में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है। वैसे तो लोग अलग अलग तरीके के निमोनिक्स और कोड्स वगैरह बनाते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे कोड्स वगैरह से बनाते रहेंगे तो उन्हीं को याद रखने में भी टाइम चला जाएगा। तो जैसे कि ये 12 देश हैं, अभी इसके तो याद करना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन अगर तरीका क्या होता है करने का, जो बेटर तरीका है कि आप आईआर का मैप रखिए, आपने दीवार वगैरह में लगा के रखा होगा जहाँ पर भी दीवार में, फिर देखना चालू कीजिए। जैसे इसमें 12 देश है, तो 12 में कौन कौन से, जैसे कि हम नॉर्दर्न अमेरिका से बात करें तो वहाँ पर से संयुक्त राज्य अमेरिका है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से। फिर हम यूरोप में आ जाए तो यूरोप में हमको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, बेल्जियम मिलता है और नॉर्वे है। 4 ये हो गए, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से 5 हो गए। फिर हम एशिया में आ जाएँ, हालांकि रूस का हिस्सा जो है यूरोप में भी आता है, तो हम एशिया में रूस को काउंट कर लें और जापान को, तो 7 ये हो गए एशिया में। फिर हम चले जाएं साउथ अमेरिका में, वहाँ पर हमने अर्जेंटीना को लिया हुआ है और चिली को लिया हुआ है, तो 9 यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद जो है अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका शामिल है इसमें, तो 10 हो गए। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऐसे करके 12। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर भी तैयार होगी वहाँ का। कुछ और में भी आप देख लें कि वहाँ की रिवर्स क्या है, वहाँ आसपास समुद्र में कौन से क्षेत्र हैं, कौन सा क्षेत्रीय वहाँ पर कोई महासागर है, झील्स हैं, ये सब भी देख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि काम की बात हमारे लिए है, आज की डेट में इसमें 54 देशों ने संधि को अडॉप्ट कर लिया है। भारत इसमें 1983 में संधि में शामिल हुआ था और बाद में उसको सलाहकार का दर्जा भी मिल गया। इसका उद्देश्य क्या है भाई? अंटार्कटिका को बेसैन्यीकृत करना है, कि वहाँ पर मिलिट्री बेस वगैरह बनाना है, ऐसी कुछ गतिविधियाँ नहीं करना है। क्योंकि देखिए अंटार्कटिका के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। इसके बाद जो है और हमारे लिए इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी सेंसिटिव रीजन है वहाँ पर, तो उसके लिए ये बातें हैं। फिर वहाँ पर शांतिपूर्ण जो भी हमारे मिशन वगैरह भेजे जा रहे हैं अनुसंधान के लिए, वो शांति प्रिय तरीके से हों, और वहाँ पर कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटी ना करें कि वहाँ पर रेडियोधर्मी अपशिष्ट वगैरह छोड़े जाएं या पॉल्यूशन वगैरह फैले। अब इस जो संधि है, ये संधि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसके दक्षिण के हिस्से को कवर करती है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत। और इससे संबंधित 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी हैं। कौन से हैं? जैसे कि अंटार्कटिक सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972 में आया ये। फिर अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के लिए संरक्षण पर कन्वेंशन जो है 1980 में आया, और वर्ष 1985 में भारत ने इसका समर्थन किया हुआ है। फिर अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण प्रोटोकॉल जो है, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी पूछा जाता है, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल क्वेश्चन अगर आ जाए कि मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जो है अंटार्कटिका के संरक्षण से संबंधित अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण प्रोटोकॉल भारत ने 1988 में इसमें 1998 में इस पर हस्ताक्षर किए हुए। अब थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें और उसके बाद जो है हम इस एक्ट के प्रोविजंस देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है। तो अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप या अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पहले बात करें तो ये देखिए 5वां सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण का, जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी वाइज आप देखें सबसे बड़ा जो 5वां महाद्वीप है। और उसके बाद क्या है कि सबसे सूक्ष्मतम है और सबसे तेज जो है पवनों वाला प्रवाह वाला वो है महाद्वीप है। सर्वाधिक हिमाच्छादित है, इसलिए काफ़ी सेंसिटिव भी है। और यहाँ पर क्या है, कोई भी आबादी नहीं है, कोई भी देश नहीं है, इसलिए इनकी कोई प्रॉपरली सरकार नहीं है और स्थानीय आबादी वगैरह भी नहीं है। अब देखिए अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर अलग अलग देश वहाँ पर बंदर बांट स्टार्ट कर देंगे, इसलिए वहाँ पर इसलिए हम इस तरीके संधि और प्रोटोकॉल वगैरह बनाते हैं ताकि साझी मानवता का हित होता रहे। और ये बताया गया है कि इस महाद्वीप के केवल 2% हिस्से पर बर्फ नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किसी भी हिस्से पर बर्फ नहीं है, तो वो गलत हो जाएगी इस बेसिस पे आधार पे। फिर यहाँ पर कुछ और फैक्चुअल जानकारी है कि पृथ्वी के कुल हिम का 90% और ताजे जल का 70%। जब भी कभी ग्लेशियर से संबंधित कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है मेंस में, तो इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं किए गए हैं।
पूछा जा सकता है, इसलिए हम उद्देश्य की बात करते हैं कि देखिए बिना परमिट के अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भारतीय कोई व्यक्ति मिशन वगैरह लेके जाता है, कोई भारतीय अभियान जाता है, तो उसको प्रतिबंधित करने की बात करता है। इसका उद्देश्य प्रतिबंधित करना है। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप में प्राकृतिक संरक्षण के को दृष्टिकोण रखते हुए खनन और ड्रेजिंग जो अन्य गतिविधियां हैं उनको प्रतिबंधित करना है। और अंटार्कटिक संधि और संबंधित कन्वेंशन के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करना है। और भारत की वहाँ पर जो संसाधन हैं या वहाँ पर जो भी रिसर्च कार्यक्रम चल रहे हैं, तो भारत की रुचि और सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है। फिर वहाँ पर जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम कुशल और अच्छे संचालन के लिए सुस्थापित कानूनी तंत्र बनाना, मतलब जो भी कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं या जो लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उनके लिए प्रॉपर कानूनी ढांचा वगैरह हो। तो सबसे पहले ये कानून किन के ऊपर लागू होगा, तो ये याद रखना आप लोग, ये भारतीयों के ऊपर भी लागू होगा और विदेशियों के ऊपर भी लागू होगा। फिर है भारत में प्रभावी किसी भी कानून के तहत, मतलब कोई भी यहाँ पर कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कंपनी है, उन सब के ऊपर भी ये मिशन लागू होगा। और भारत में कोई भी रजिस्टर्ड या अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान में शामिल कोई भी पोत है, विमान वगैरह है, उन सब के ऊपर भी ये कानून लागू होगा। क्योंकि अगर कोई विमान जा रहा है और उसने कुछ गतिविधि करी, किसी दूसरे देश का लॉस हो गया है, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो आ जाएगा वो किसकी ज्यूरिडिक्शन वगैरह में आएगा, इसलिए उसको भी शामिल किया गया है। फिर यहाँ पर क्या है कि अंटार्कटिका गवर्नेंस एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना की जाएगी। उस समिति में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर ये पूछा जाए कि इस एक्ट में क्या प्रावधान है, तो ये समिति बनाने की बात करी गई है। फिर और कुछ बात करें तो परमिट प्रणाली है भाई, कोई भी जाएगा तो उसको परमिट वगैरह प्रॉपरली लेना होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर शोध कार्य बेहतर तरीके से हों और अंटार्कटिक के जो पर्यावरण की रक्षा भी हो, उसके लिए एक अंटार्कटिक फंड बनाया गया है। अंटार्कटिक फंड का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। फिर इसके बाद प्रावधान की कुछ बात यही, 20 वर्ष का कारावास वगैरह दिया जा सकता है अगर कोई इसके प्रावधानों का उल्लंघन वगैरह करता है। और अंटार्कटिक में व्यावसायिक मत्स्यन के लिए अगर वहाँ पर जो मत्स्यन गतिविधियाँ अगर की जाती हैं, वहाँ पर मछली पालन वगैरह के लिए कोई अगर बड़े लेवल पर व्यवसाय किया जाना है, तो उसके लिए भी अनुमति जो है भारत सरकार के द्वारा दी जा सकती है, उन संधियों के अनुकूल जो फिट बैठता हो उसके अकॉर्डिंग। फिर अब हम चलते हैं, ये आर्टिकल हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। कुछ और बात करी गई है कि भारत और अंटार्कटिका के बारे में बात करी गई है कि भारत किसका किसका सदस्य है। तो राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के प्रबंधों की परिषद कॉम NAP, भारत इसका सदस्य है। और राष्ट्रीय अंटार्कटिक संचालन एजेंसियों की प्रमुख शामिल है, तो इसके तौर पे शामिल है। फिर अंटार्कटिक अनुसंधान और वैज्ञानिक समिति जो है वो समन्वय करती है जो भी अंटार्कटिक में अनुसंधान कार्यक्रम उनके लिए है। फिर भारत के अनुसंधान स्टेशन की बात करें तो सिरमाकर हिल्स एक कार्यक्रम है, सिरमाकर हिल्स में मैत्री कार्यक्रम और लार्समैन हिल्स में भारतीय कार्यक्रम है। और दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 में स्थापित पहला भारतीय शोध केंद्र था, तो ये जानकारी थी। फिर एक ये केंद्र है जो गोवा में स्थापित है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ये भारतीय अंटार्कटिक जो भी कार्यक्रम हो उसका प्रबंधन यहाँ से किया जाता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। थोड़ा सा अब हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो क्या किया है भारत ने, एक ये संगठन बनाया है खनिज सुरक्षा साझेदारी, MSP, खनिज सुरक्षा साझेदारी। इसमें भारत को शामिल नहीं किया, तो भारत ने इसमें शामिल ना करने के लिए चिंता व्यक्त की है। अब कहीं ना कहीं IR में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की कूटनीति को भी दर्शाता है कि बाकी जगह पर तो पॉलिटिकल जो फ्रंट है वहाँ पर हमको शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो एडवांस टेक्नोलॉजी के फ्रंट है वहाँ पर इन लोगों ने हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इनकी रणनीति को भी दर्शाता है, इनकी सोच को दर्शाता है मुख्य मुद्दा ही। अब इसके रीजन वजह कुछ और भी हो सकती हैं, शायद उनको लगा हो कि यहाँ के साइंटिस्ट वगैरह जो है या उतनी फंडिंग नहीं आएगी, जो कुछ भी मैटर हो, तो वो है हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि जो दुर्लभ खनिज हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था कि ये दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और श्रृंखलाओं को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। अभी क्या है, ज़्यादातर इस पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इस पर चाइना का काफ़ी कब्जा है, और जो सप्लाई चेन है उस पर चाइना काफ़ी अच्छा कंट्रोल करके रखता है। तो ये पश्चिमी देशों और बाकी देशों की पहल है अमेरिका की कि उसको रोका जाए, हालांकि इसमें इन लोगों ने भारत को शामिल नहीं किया हुआ है। बाकी चीज़ें हमारे लिए जानकारी की बात ये है कि भाई जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन जो है, ये कोबाल्ट और दुर्लभ भू खनिजों का वैश्विक उत्पादन में क्रमशः 70 से 60% का योगदान इन दोनों देशों का बस है। अब अगर इसमें जो है दुर्लभ खनिजों के बारे में हम बात करें तो इसमें प्राथमिक और प्रसंस्कृत दोनों प्रकार के खनिज शामिल हैं, ठीक है। अब ये कौन से खनिज होते हैं, ऐसे खनिज जो कि आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी वगैरह बनाई जानी है, अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा प्रणालियां वगैरह में इनपुट्स के तौर पे काम करती हैं, जैसे कि विंड एनर्जी के लिए बनाने के लिए भी इनको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, या
हाइड्रोजन से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई क्वालकॉम की चिप्स वगैरह बनानी है, कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने के लिए भी इनके उपयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज शामिल हैं। आप नाम याद रखिएगा कि हाँ भाई ये जो है रेयर अर्थ मिनरल्स में आते हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं। तो एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ग्रेफाइट है, इंडियम है, लिथियम है, नायोबियम है, रेनियम है, टेंटलम है, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, वेनेडियम, जिरकोनियम, 17 दुर्लभ खनिज इसमें जो है भारी और हल्के खनिज शामिल हैं। अब देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में इनका व्यापक प्रभाव होता है, जैसे कि हम पर्यावरण में बात करते हैं कि जो बड़े स्तनधारी प्राणी होते हैं जैसे टाइगर वगैरह हैं और एक सींग वाले गैंडे हैं, एलिफेंट्स हैं, इनके नंबर्स तो कम होते हैं छोटे प्राणियों का, लेकिन ये जैवभार के दृष्टिकोण से और पर्यावरण पर इनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इसी प्रकार से ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। फिर इसके संबंधित कुछ और जानकारी वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। देखो अब जैसे कि हमने बात करी कि लिथियम आयन बैटरी वगैरह बनानी, तो वहाँ पर ये डिकार्बनाइजेशन में मदद करेंगे इस तरीके से। फिर अब तटीय पवन ऊर्जा संयंत्र वगैरह के बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किया हुआ अपने लेवल पे, तो भारत की जो 3 कंपनियां हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड एमईसीएल, इनका एक संयुक्त उपक्रम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है ये इसमें अनुसंधान में और दूसरे देशों में जहाँ पॉसिबिलिटी है उनके साथ कुछ सहयोग करके इस क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। जैसे कि इन खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, न्यूडियम और अन्य दुर्लभ मृदों में दुर्लभ मृदा तत्वों में शामिल हैं कि उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो कंपनी है का खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के साथ काम कर रही है। यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि इन जो खनिज हैं इनके रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में ज़्यादा है। फिर आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हमारे पास साझी सुरक्षा, कॉमन सिक्योरिटी। तो इसमें बस जानने की बात यह है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो पूरा आर्टिकल हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी एक बार देखने बाद लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर पालवे इंटरनेशनल सेंटर और इंटरनेशनल पीयूष ब्यूरो और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC ने एक कॉमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये कॉमन सिक्योरिटी का मतलब ये है भाई कि किसी एक देश की अगर हम किसी एक देश को द्वारा किसी दूसरे देश की वहाँ के लोगों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न किया जाता है, तो इससे सभी लोगों के ऊपर खतरा उत्पन्न होता है, ना कि केवल उस देश की सुरक्षा होती है पहले वाले देश की और दूसरे देश को नुकसान होता है। जैसे कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, इसकी वजह से गेहूं की सप्लाई बाधित हो गई है या ऑयल की सप्लाई बाधित हो गई है, एनर्जी की सप्लाई बाधित हो गई, तो पूरे विश्व को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा। तो ये एक कॉमन जो है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, बस इतनी ही चीज़ हमको इसमें प्रीलिम्स की जानने के लायक है। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, वो परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित है। ये देखिए एक ऐसी संधि है जो कि परमाणु जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह जो है यूज़ किया जाता है परमाणु वेपन वगैरह बनाने के लिए, उसके प्रसार को रोकती है। तो अगर हम इस संधि की बात करें तो अभी न्यूज़ क्या थी कि NPT की 5 वर्षीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। ये हर 5 साल में आयोजित की जाती है, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाई थी, तो फिर अभी 2022 में आयोजित की गई है। अब NPT के बारे में यदि हम बात करें तो 1968 में हस्ताक्षर के लिए इसको प्रस्तुत किया गया था और ये जो NPT ट्रीटी है ये 1970 में लागू हुई। और इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक परमाणु अप्रसार यानी कि उसके एक्सपांसन और निरस्त्रीकरण की आधारशिला रखती है। ये संधि ये एक प्रकार की एक बहुपक्षीय संधि के माध्यम से परमाणु हथियार संपन्न देशों और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है कि भाई जो देशों के पास मटेरियल है वो कहीं और ना जाए और नए देश इसमें पहुंचे ना, उसके लिए रोकथाम के लिए। फिर इसमें क्या है कि संधि परमाणु हथियार संपन्न देशों को परिभाषित करती है। देखिए ये संधि जो है, ये जो ऐसे 5 देश हैं जिनके पास 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन थे, उनको न्यूक्लियर संपन्न वेपन देश के तौर पर बताती है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इसके बाद जो है बाकी के जो देश हैं जो इसको मान्यता नहीं देती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन इनको ये मान्यता नहीं देती है ये संधि। और यही एक कारण भी है कि इन चारों देशों ने और दक्षिणी सूडान ने NPT के ये पक्षकार नहीं है या उस पर साइन नहीं किए। अब
इसको देखो, ये जो एनपीटी है उसका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए एक एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। वो अलग अलग देश के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं या वहाँ पर जाके देखती है या इस सहयोग को बढ़ाती है कि भाई जो एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका उपयोग तो हो, लेकिन इतना ज़्यादा उसको इनरिच ना किया जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन के तौर पर उपयोग किया जा सके। तो इसकी स्थापना 1957 में करी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका उद्देश्य है परमाणु सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकियों सुरक्षित, सकुशल और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो आपको याद रखना है कि ये यूएन के अंतर्गत एक स्पेशलाइज एजेंसी है। फिर इसका उपयोग क्या है, तो भाई जो चर्चा हमने करी उसी के आधार पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, परमाणु सुरक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना है, और जो 900 से अधिक नागरिक सुविधाओं यानी कि वही जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो जहाँ न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स वगैरह हैं, एनर्जी वगैरह के लिए उपयोग है, वहाँ पर जाके सत्यापित करती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए तो उस मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये है। अब इससे संबंधित देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, बाकी तो मेंस के लिए काम की चीज़ें हैं। कुछ और ट्रिटीज़ हैं जो संधियाँ हैं, भारत ने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, भारत ने उन पर लेके क्या रोका उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एनपीटी के बारे में हमने देख ही लिया है। एनपीटी जो है भारत को उसके मामले में कहना है कि ये जो एनपीटी है वो सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण, सत्यापन या योग्य परमाणु निरस्तीकरण को, भारत का कहना है कुल मिला के कोई भी ट्रिटी हो वो सार्वभौमिक हो, को वो गैर भेदभावपूर्ण हो। जैसे इस वाले ट्रिटी में क्या है, वो भाई उनको परिभाषित कर देती है 5 देशों को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स वाले कंट्री हो, बाकी को खारिज करती, या उनको बोलती है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा दो। तो भारत इस ट्रिटी का समर्थन नहीं करता। फिर दूसरी एक और ट्रिटी आ जाती है परमाणु, भारत ने परमाणु हथियार निषेध संधि, इसका भी विरोध किया हुआ है। तीसरी एक और ट्रिटी सीटीबीटी है, भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रिटी ऑन न्यूक्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रिटी, इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। और भारत इसके बाद जो भारत इसके लिए प्रस्तावित विखंडनीय सामग्री कटौती संधि है, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रिटी, इसका समर्थन करता है। और इस संधि जो है इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के 2 मुख्य घटक जो हैं, अत्यधिक समृद्ध मतलब हाईली जो इनरिच्ड यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, उसके उत्पादन को प्रतिबंधित, इसका भारत ने समर्थन किया है। फिर एक और जो है एक सिपरी करके एक इंस्टीट्यूट है और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनकी एक रिपोर्ट आती है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये सिपरी की रिपोर्ट आती है। थोड़ी सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि 90% न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, किस देश के बढ़ रहे हैं किस देश से कम हो रहे हैं, इसके संबंधित आर्टिकल आती हैं। इनका शायद एक इंडेक्स या रिपोर्ट करके आती है, उसको भी हम आने वाले टाइम पर देख लेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास जो अगला न्यूज़ आइटम है यहाँ पर ये सार्क से संबंधित है। सार्क के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया है हालांकि कि एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि विभिन्न देश सरकारों से मिलकर बना है। मैप में आप देख पाएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत 3 ये, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 ये, और नीचे श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश इसमें शामिल है। 1985 में ढाका में सार्क चार्टर के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल काठमांडू में है। अब देखिए इसका सीन ये है, ये जो संगठन है इसके लिए ये प्रोविज़न वगैरह किया गया है कि जब भी इसकी समिट वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएगी तो सभी देशों को शामिल होना होगा। अब भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर है नहीं। पाकिस्तान क्या करता है कि हम बराबर से साथ में चल रहे होते हैं, पाकिस्तान आके हमको पीछे से छुरा भोंप देता है, फिर भारत को पीछे घूम के 2 रपट लगाने पड़ते हैं पाकिस्तान को तेज़ी से, और इस सब घटनाक्रम में क्या होता है कि दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं। और इसका आउटकम ये निकलता है कि इनके साथ जो और प्राणी ये चल रहे थे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये भी चलते रह जाते हैं, फिर इनका भी कुछ समाधान निकल नहीं पाता। तो इस तरीके से ये संगठन जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ठंडे बस्ते में यहाँ पर ये पड़ा हुआ है इन दोनों के देशों के, भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। हालांकि भारत ने इसका एक बिम्स्टेक के तौर पर एक और अल्टरनेटिव जो है उप क्षेत्रीय संगठन उस पर काम किया है, और लास्ट ईयर यूपीएससी ने मेंस से उस पर क्वेश्चन ही पूछा था। तो यही जानकारी काम की थी। फिर यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, सब मेंस के पॉइंट हैं। यहाँ पर जो है कुछ आउटकम की अगर हम बात करें तो एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है 2016 पर सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, समझौते पर सहमत हुए थे। ये जो है समझौता भी सभी व्यापारिक वस्तुओं से संबंधित है, उसके सीमा शुल्क को शून्य करने के लिए, ताकि इन क्षेत्रों में व्यापार वगैरह बढ़े।
लेकिन और इसमें एक चीज़ और बात है कि इसमें कोई भी प्रौद्योगिकी और सर्विस सेक्टर को शामिल नहीं किया गया। हालांकि असल मायने में ये कभी इम्प्लीमेंट अभी जो है इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। फिर एक और जो इसका आउटकम है कि एक सार्क डेवलपमेंट कोर्स बनाया गया है, जिसमें 2010 में इसकी मान्यता दी गई थी। एक सार्क विश्वविद्यालय की बात है जो भारत में स्थापना करी गई है। और एक और ये है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन की जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड संगठन बनाया जाए कि हाँ ये चीज़ें इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए ताकि व्यापार अच्छे से बढ़े और बार बार उसमें रुकावट ना आए। इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज़ आइटम है ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो इसका उद्देश्य यह है कि चाइना ने क्या किया है कि बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के एक भाग के तौर पे हमने देखा था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें भारत चाइना के सिंजियांग से जो कि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट तक जाता था, उसमें अब चाइना और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी शामिल करने की योजना बना ली है। और ये जो है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, इसमें चाइना तिब्बत से होते हुए नेपाल को जोड़ने का बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन इत्यादि के माध्यम से, संचार नेटवर्क के माध्यम से नेपाल को जोड़ने की योजना है। तो कुल मिला के ये चारों देशों को मिला के नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये एक प्रकार से हिमालयन कॉर्ड की योजना है कि यहाँ पर एक ग्रुपिंग इस तरीके से बनाई जाए जो ज़रूरत पड़ने है भारत के खिलाफ उपयोग हो। तो इसका हिस्सा है, बस हमको ये देखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये नेपाल के अलग अलग जो रीजन यहाँ मैप में बताए गए हैं उनको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बस इतनी जानकारी हमारे लिए काम की है इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो चीन और ताइवान के मुद्दे से है। देखिए ये वाला टॉपिक हम पिछले 2 मंथ की जो मैगजीन थी उन पर थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप्स की जानकारी दी गई है। ये जो नीचे आप मैप देख पाएंगे, फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन, फिर थर्ड आइलैंड चेन है। इनका उद्देश्य ये था शीत युद्ध के दौरान पे ही जो अलग अलग द्वीपों की जो श्रृंखला है, चेन है, उनको कनेक्ट करके अमेरिका ने फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन और थर्ड आइलैंड चेन का नाम दिया, ताकि यहाँ पर जो है चाइना और रूस जो है यूएसएसआर है उस टाइम पे, उनके प्रसार को रोका जा सके इस तरीके से। तो यहाँ पर शामिल है हमारे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं, कुरिल द्वीप समूह है, जापानी द्वीप समूह है, राइकू द्वीप समूह है, ताइवान है, उत्तर पश्चिमी फिलीपींस शामिल है, जो भी शामिल है, चैन, ये वाली जो चैन है फर्स्ट आइलैंड चैन, इसमें जो भी द्वीप वगैरह आते हैं उनका मैप में आपको प्रॉपर देखना है और नाम का याद रखना है कि हाँ भाई ये इस वाले रीजन में आते हैं। फिर और भी जो यहाँ पर बासी चैनल की बात की है, मियाको जलडमरू की बात करी, ये भी आप लोगों को वहाँ पर देख लेने हैं। यहाँ पर देखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। फिर चीन की वन चाइना पॉलिसी से संबंधित कुछ बात करी गई है यहाँ पर कि चीन वन चाइना ताइवान की मान्यता को लेके, चूँकि देखिए जो ताइवान है वो फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है और पहले अमेरिका ने इन जो भी द्वीप हैं यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना और उनके साथ अच्छे समझौते किए। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर ताइवान पे चाइना दावा करता है, ताइवान है, हांगकांग है, मकाऊ वगैरह है, वहाँ पर है। और अब वो एक प्रकार से वन चाइना पॉलिसी में, तो चाइना बोलता है कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि इन सभी की एक ही सरकार है, वन चाइना पॉलिसी, और अगर आप इन देशों की सरकार से कुछ संबंध बनाते हैं तो फिर आपको उसके दंड भुगतने होंगे। तो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी, बस ऐसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। और जो एक 2 नेशन कॉन्सेप्ट था, 2 नेशन वाली एक जो थ्योरी थी, वो 2 नेशन की थ्योरी तो इजराइल से संबंधित थी। बाकी हमने एक और जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर हमने जो है लास्ट टाइम 1 कंट्री 2 सिस्टम, ये चाइना से संबंधित है। 2 नेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो इजराइल से संबंधित और 1 कंट्री 2 सिस्टम जो है ये यहाँ पर चाइना से संबंधित है। तो ये बाकी रिपीटेड इन्फॉर्मेशन हम इसको दोहराएंगे नहीं, और एक चीन नीति के बारे में मैंने बता ही दिया है। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, देखिए ये जो PDF है इसकी आप मेरा जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो इसके डिस्क्रिप्शन में शामिल है यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ से या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके या डायरेक्टली आप मेरे को टेलीग्राम में जो मेरा यूज़र नेम है वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली इसकी PDF ले सकते हैं। तो अभी तो इसमें IR के सेगमेंट में जो हाईलाइटेड मैंने इन्फॉर्मेशन है वो कवर करी है। उसके बाद जो है बाकी के जो हम सेगमेंट करेंगे तो वो जैसे जैसे कवर होता जाएगा तो वो हाईलाइट करके वो मैं आपको PDF दे दूंगा। बाकी आप अभी तो प्रयास कीजिए कि 2-3 बार वीडियो ही अच्छे से देख लीजिएगा तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है वह कनेक्टिविटी से संबंधित है। हमने पहले भी देखा था कि
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले दिन का हमारा जो डिस्कशन था, मई मंथ का डिस्कशन, वहाँ पर कुछ परियोजनाओं की बात करी थी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं कनेक्टिविटी को लेके नॉर्थ ईस्ट में, आपको प्रॉपरली मैप वगैरह यहाँ पे तैयार होना चाहिए। और ये जितनी परियोजनाएं हैं उसके ऊपर, तो ये जो भी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमको एक मोटा मोटा आइडिया रहे। तो देखिए देखिए कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन सुविधा है, यानी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट है, परिवहन प्रोजेक्ट है या परिवहन फैसिलिटी है। तो इसका उद्देश्य है कि भारत और म्यांमार के मध्य एक समुद्री नहीं, समुद्र, नदी व भूमि, मतलब तीनों ये ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड हैं, मल्टी मॉडल इसलिए हमने नाम रखा है, इनका उपयोग करते हुए नॉर्थ उत्तर पूर्व तक कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो ये उसका एक हिस्सा है। पहले इसको क्या किया जाए कि समुद्री परिवहन के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाए, और उसके बाद इस परियोजना में और फिर नदी परिवहन का और सड़क परिवहन का उपयोग करके मिजोरम तक को कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अभी अगर आपको यहाँ से पश्चिम बंगाल से कुछ पहुँचाना है या दिल्ली से कुछ पहुँचाना है तो वहाँ पर पूरा घूम के जाना पड़ेगा। अगर त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ पहुँचाना है तो इससे बेटर है कि भाई हम जो पश्चिम बंगाल के हमारे पोर्ट हैं या उड़ीसा के जो पोर्ट है वहीं से हम सीधे म्यांमार पहुंचा दें या बांग्लादेश पहुंचा दें, पोर्ट के थ्रू फिर डायरेक्टली वहां पहुंच जाए मणिपुर में, मिजोरम में, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा और कॉस्ट इफेक्टिवली भी होगा और टाइम सेविंग भी होगा। इसके बाद भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना है। तो भारत नाम ही से शामिल है, भारत म्यांमार थाईलैंड। तो इसमें जो ये नाम दिए गए हैं वो मैप में आप लोग देखिएगा, मोरा है भारत को जोड़ते हुए और बागान म्यांमार को जोड़ते हुए और माइसॉट थाईलैंड को जोड़ते हुए ये परियोजना शामिल की गई है। फिर मेकोंग भारत आर्थिक गलियारा है। मेकोंग भारत आर्थिक गलियारे में क्या है, ची मिन वियतनाम, बैंकॉक थाईलैंड, नोम्बे कंबोडिया, दबई म्यांमार और चेन्नई भारत को जोड़ने का इसमें प्रस्ताव है। फिर स्टिलवेल रोड है। अब ये एक ऐसी रोड है जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के खिलाफ जाने के लिए, जापान के खिलाफ चीन को सहायता पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसको फिर से जागृत करके लेडो असम से म्यांमार होते हुए चीन के कुनमिंग तक ये रोड बनाने वाला एक ओवरलैंड प्रोजेक्ट है। फिर दिल्ली हनोई रेलवे लिंक है जो कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर होते हुए भारत को वियतनाम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। तामू कलेवा कलेम्यू मैत्री सड़क है। तो यहाँ पर म्यांमार के सांगिंग क्षेत्र से तामू से कलेम्या तक 160 किलोमीटर की ये परियोजना है, बॉर्डर सड़क है, और ये भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का हिस्सा है। फिर उसके बाद म्यांमार में रीटिडम रोड है और बांग्लादेश, चीन, भारत और नेपाल में BCIM एक जो परियोजना है कि भारत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार इनको जोड़ने के लिए एक यहाँ पर सीमा पार परिवहन नेटवर्क बनाया जाए। तो ये परियोजना है, इसको ध्यान में हमको रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या कौन कौन से रीजन से होकर गुजरती है ये चीज़। इसके बाद अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की, तो न्यूज़ क्या है यहाँ पर कि हाल ही में भारत ने चाबहार दिवस बनाया है, और इस दौरान क्या है, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह एवं INSTC, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और अंतर महाद्वीपीय व्यापार मार्ग की प्रगति की समीक्षा की है। कि भाई ये चाबहार पोर्ट दिवस मनाया कि भाई ये यहाँ हमने जब इसको बना के तैयार किया था तो उसके बाद हम ये दिवस मनाते हैं। भारत की सहायता से ईरान में ये पोर्ट डेवलप किया गया है, ईरान के दक्षिणी हिस्से में चाबहार पोर्ट, और यहाँ से जो है इसका मेन उद्देश्य था कि ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए सेंट्रल एशिया में, तो चाबहार से जो है ईरान में हमने पोर्ट बनाया, फिर वहाँ से हमारी अफगानिस्तान में हम जा सकते हैं। अफगानिस्तान में हमने ये जरेंज डेलाराम हाईवे वगैरह भी बनाए हुए, वहाँ से हम सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, यहाँ सब भी कनेक्टिविटी तो बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चाबहार पोर्ट है और CPEC में देखा हमने कि पाकिस्तान में गवादर पोर्ट चाइना ने बना, तो उसको एक प्रकार से उसके खिलाफ एक भू राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ये पोर्ट बनाया गया है, और आर्थिक दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट ये है ही। इसके बाद अगर हम चाबहार पोर्ट के बारे में बात करें तो ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में ये स्थित है। ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह है जिसे खुले समुद्र तक की सीधी पहुंच है, और ये जो INSTC है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्ट है। बस यही जानकारी थी। फिर बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो लिखी हुई हैं कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता किया था, ये किया था, वो किया था। अब हुआ यह कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, तो हमारी बहुत सारी जो योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में डली हुई हैं। फिर वहाँ पर उतनी प्रोग्रेस, उसमें उतनी प्रगति हो नहीं पा रही है। बाकी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था, और हमने करीब $3 बिलियन वहाँ पर निवेश भी किया हुआ है
अफगानिस्तान में। तो ये पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी मैप बनाया गया है, तो INSTC में कौन कौन से कंट्री आते हैं, कहाँ कहाँ से रूट होके जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप में आप लोग प्रॉपर ये दिया गया है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल जो संगठन है, इसके बारे में बात करिए ही। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें जो अजरबैजान है, आर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मोल्डोवा है, रूस है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। तो यहाँ पर INSTC जो है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो हम फिर यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ते हैं। भारत और मिस्र के संबंध के बारे में है, तो ऐसे तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा जानकारी काम की नहीं है, लेकिन हमको मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मिस्र का। जैसे ये मिस्र में है, ये जो नाइल रिवर है, नील रिवर है, यहाँ पर जाके ये डेल्टा अपना बनाती है अफ्रीका में, फिर भूमध्य सागर में, मिस्र में, और फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ से देखिए रेड सी से लगा हुआ क्षेत्र है। रेड सी एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ ये मिस्र है। ऊपर कैनाल जो सुएज कैनाल है, वहाँ से इस क्षेत्र से पास होके जाती है। फिर सिनाई पेनिसुला, न्यूज़ में रहता है अक्सर ये चीज़। तो सिनाई, अभी क्या है कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अल सीसी, वो यहाँ पर आए भी हुए थे हमारे यहाँ पर, वो गेस्ट थे अभी 26 जनवरी में। तो इसलिए ये जो मैप है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाकी जो है मिस्र की थोड़ी सी कहानी है कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब दुनिया शीत युद्ध में दो ध्रुवों में बटी थी, तो तीसरा हमारा जो गुट निरपेक्ष वाला आंदोलन था, इंडोनेशिया का, भारत का, मिस्र का, इसमें मिस्र का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। और ये कि G77 करके एक संगठन है जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसमें भी मिस्र योगदान है। तो ये संगठन में कौन कौन से संगठन में भारत और मिस्र मेंबर हैं, उसकी बारी बात हो जाएगी। और भारत जो है मिस्र के साथ मिलके एक जो है डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पर डेजर्ट जो वॉरियर एक्सरसाइज करता है यहाँ पर, अब डेजर्ट ये है कि मिस्र में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र काफ़ी सारा, इसलिए हमने नाम दिया है डेजर्ट वॉरियर। तो ये याद रखना है अपने को कि ये हम जो है सैन्य अभ्यास जो है वो मिस्र के साथ करते हैं। कुछ और जो प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता जो है, उसकी समीक्षा के लिए उच्चाधिकार प्राप्त JTC का गठन किया गया है। तो ऐसे तो कोई ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन, ये उतना बड़ा एग्रीमेंट है वैसा कुछ है नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही है। भारत द्वारा अफ्रीका में किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है भारत और मॉरिशस के बीच में। तो हाँ, ये याद रखना, ये काम की इन्फॉर्मेशन है कि CECPA 2021 में लागू हुआ था। और ये भारत और अफ्रीका के जो अफ्रीका के किसी भी देश में पहला एक ऐसा देश है मॉरिशस, जिसके साथ जो है ये पहला हस्ताक्षरित व्यापारिक समझौता है। तो ये काम की फिर इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसके बाद जो है मॉरिशस क्या है कि हमारी जो सागर परियोजना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन, उसका भी एक महत्वपूर्ण पिलर है। और चाइना, श्रीलंका के बाद मॉरिशस वगैरह में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉरिशस की आबादी का वहाँ 70% लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं। फिर भारत का एक डॉर्नियर विमान और ध्रुव नामक एक उन्नत हेलीकॉप्टर भारत ने जो है इसको सौंपा है वहाँ पर निगरानी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, समुद्री गतिविधियों के लिए। फिर इसके बाद भारत और मॉरिशस संबंधों में चुनौतियां, इसको छोड़ते हैं। राउंड ट्रिपिंग एक शब्द आया है, वो मैं इकोनॉमी में बताऊंगा। कुल मिला के ये होता है कि यहाँ का पैसा मॉरिशस जाता है और मॉरिशस का पैसा फिर यहाँ आके इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से मॉरिशस हमारे यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमारा इलीगल पैसा इस तरीके से घूम फिर के हमारे यहाँ पे लगता है। हाल ही में अदानी का जो शेयर मार्केट में जो बूम हुआ था, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि ये राउंड ट्रिपिंग वगैरह का पैसा आता है इलीगली अलग अलग कंपनियों से। तो इसी तरीके का है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आप लोगों को इकोनॉमी में बताऊंगा। फिर भारत और थाईलैंड के संबंध है, बीच में राजनयिक जो संबंध है, उनको लेके 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि पहले एक्ट ईस्ट जो लोक ईस्ट नीति थी, फिर वहाँ पर एक्ट ईस्ट में बदल दिया गया। इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है फिर भारत और इनके बीच में मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अलग अलग जो संगठन हैं, आसियान है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, बिम्स्टेक है, मेकांग गंगा सहयोग है, इंडियन ओशन रेम एसोसिएशन है, इसमें सब आपस में घनिष्ठ सहयोग है। और म्यांमार में लेके बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, अभी वहाँ पर मिलिट्री शासन चल रहा है, तो ये भी लिहाज से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ और काम की इन्फॉर्मेशन है। हमने पहले दिन जो है मई मंथ का करंट अफेयर्स, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इंडिया ने यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और उसमें एक नियम था रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वहाँ से यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो एटलीस्ट 40% उसमें वैल्यू एडिशन कुछ होना चाहिए, तभी हम कंसीडर करेंगे। यहाँ के जो भी इम्पोर्टर हैं वहाँ से जो भी चीज़ आ रही है, नहीं तो वो उसके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आएंगे। वो एग्जाम्पल भी मैंने विस्तार में दिया हुआ था। तो उसके लिए क्या किया है कि हमारे यहाँ पर जो सीमा शुल्क बोर्ड है, कस्टम जो बोर्ड है, उसने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2022, कारोटार हम बोल सकते हैं, CAROTAR, कारोटार, कारोटार या कैरोटार, कैरोटार या कैरोटैर, तथा एफटीए के तहत उत्पत्ति नियमों के प्रावधानों के बीच यदि कोई विवाद होता है तो पहले एफटीए और उसके बाद रूल्स ऑफ ओरिजिन संबंधित प्रावधान लागू होंगे। मतलब ये कस्टम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देखता है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इतने परसेंट है, 40% तक उस देश में उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है या उस देश का मटेरियल, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज नहीं तो होगा ये कि दूसरे देश है, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कंगाली के हाल में चल रहा हो, और यूएई और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहाँ से कुछ का कुछ वो भेजें और वो सीधे यहाँ पर बेचेगी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो पाकिस्तान अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकता है और भारत का नुकसान होगा, या कोई और देश भी। तो इसके लिए समझौता किया गया है। और ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, कैरोट और जो रूल्स हैं वो क्या हैं और किससे संबंधित हैं, और एफटीए, तो इन दोनों के जब भी कोई विवाद होगा तो हमको एफटीए आरओए जो रूल है उससे संबंधित देखना पड़ेगा। भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसे हमने अभी मॉरिशस की बात करी थी, यूएई की बात करी, जापान, सिंगापुर, इन सब के साथ हुआ है। तो इन्हीं सब में ये एग्रीमेंट देखे जाते हैं। फिर कैरोटायर जो नियम है हिंदी की, बल्कि हम अगर हिंदी के स्टाइल में लिखें तो बोल देंगे हम इसको कारोतार, कारोतार हिंदी मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो इसके जो उद्देश्य हैं, एफटीए के माध्यम से भारत को निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के शुल्क को रोकना है कि भाई ऐसा ना हो कोई देश फायदा उठा ले, इसका उद्देश्य ये था। और एटलीस्ट 35% तक उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए जो भी मटेरियल आए। उत्पत्ति के नियमों के बारे में अगर बात करें, रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में, तो भाई किसी भी देश से आयातित जो उत्पाद है उसकी उत्पत्ति वाले राष्ट्र का निर्धारण करने के लिए और किसी तीसरे देश की वस्तु को केवल अपना लेबल लगाकर भारतीय बाजार में ना उतारा सके, इसको रोकने के लिए नियम बनाए गए। तो वही चीज़ है। फिर एक ट्रिटी है न्यू स्टार्ट ट्रिटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। अब ये संधि क्या है? ये संधि 2011 में हुई थी अमेरिका और रूस के बीच में। इसका उद्देश्य ये था कि इसके बीच जो अंतर महाद्वीपीय रेंज वाली परमाणु हथियारों को हैं उनकी तैनाती को विकसित करने को उनको सीमित करने के लिए एक समझौता था। तो पहले ये प्रॉपर चल रहा था, लेकिन अभी रसिया और यूक्रेन के ये जो युद्ध हुआ है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसकी वजह से पश्चिम के और अमेरिका के संबंध फिर से रूस से जो है बेहतर है नहीं है। तो रूस ने बोला कि भाई अब हम इस संधि को अस्वीकार कर देंगे और हम अपने तरीके से परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। फिर एक और कन्वेंशन है STCW, 1978 में कन्वेंशन आई थी, नाविकों की प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के लिए मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, 1978। तो है क्या इसमें कि भाई जो भी ये अंतर्राष्ट्रीय नाविक आते जाते हैं तो उनके प्रमाणन निर्माण के लिए सब प्रॉपर प्रोसीजर बनाई गई है ताकि एक स्टैंडर्ड प्रॉपर मेंटेन हो। तो न्यू अपडेट ये है कि भारत ने क्या किया है, भारत और ईरान ने STCW के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के मध्य नाविकों की सुचारू आवाजाही के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। न्यूज़ ये था। याद रखना कि ये संधि किससे संबंधित है। अब ये जो संधि है 1978 में इसे भारत ने इसे 1978 में इसको अपनाया गया था और 1984 में ये संधि लागू हुई है और भारत ने इसे 1984 में अधिसूचित किया था और 1985 से भारत के लिए भी ये संधि प्रभावित हुई है। अब इसके बाद क्या है कि इसका अनुपालन और इसका कौन देखता है कि भाई ये संधि का पालन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, संयुक्त राष्ट्र की। और ये IMO क्या है, एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये वो काम देखती है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1948 में इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए कोई और इन्फॉर्मेशन है, कोई और आर्टिकल आ जाता है, कई बार हो सकता है IMO वहाँ पर कुछ बात करी जाए। तो इस तरीके से आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको एक बेसिक लेवल की, जैसे हमने ये डिस्कस किया, तो वो समझ होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी सीधे और डायरेक्टली आ जाते हैं तो वो आप कर ले, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आते हैं, हमको पूरी जानकारी उसमें नहीं दी गई होती है। तो हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है
उसका हमको उपयोग करते हुए वो क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मैं करवाता हूँ प्रॉपरली। बीच में कोशिश होगी तो कुछ वीडियोस भी मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा टाइम अगर निकाल कर। तो आपको वो स्किल्स सीखना पड़ेगी। अगर आप उसके लिए प्रॉपर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं ये सब करने के बाद भी, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, हम मिलकर कुछ समाधान निकाल लेंगे। अभी तो मैं प्रॉपरली जो लास्ट 10 ईयर्स के जो MCQ हैं उसके बेसिस पे हमारा प्रोग्राम एक टारगेटेड बेस जो 100 डेज का प्रोग्राम है वो प्रॉपरली चल ही रहा है। तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे को इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ आप साझा भी कर सकते हैं।